खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दौसा जिले में कृषि लोन माफी के सरकार के दावों की पोल तब खुली जब एक किसान को 7 लाख का लोन ना चुका पाने की सजा मिली। उसकी जमीन नीलाम कर दी गई। दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा के जामुन की ढाड़ी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था, लेकिन साल 2017 के बाद किसान ने 7 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं चुका पाया और उसकी मौत हो गई। खराब आर्थिक हालात के कारण मृतक कजोड़ मीणा के परिवार वाले भी बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पाए और किसान की 15 बीघा जमीन बैंक ने नीलाम कर दी। कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन करीब 46 लाख रुपए में नीलाम हुई, जबकि कजोड़ और उसके परिवार पर 7 लाख का लोन था। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कहां गए किसानों की कर्जमाफी का वादा करने वाले राहुल गांधी और अशोक गहलोत। ये नीलामी कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है। अब क्या राहुल इन किसानों की रोजी रोटी चलाएंगे? जमीन और कर्जमाफी पर कांग्रेस पर भरोसा कभी ना करे। ये नामदार लोगों की पार्टी है, जमीन के जिसके खेल छिपे नहीं हैं। ये मर्ग मरीचिका अब सामने आ गई। पहले भी सरकार बार बार 3 बार राजस्थान की विधानसभा में घोषणा कर चुकी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के वो 22 लाख किसान जिनका ऋण माफ़ नहीं कर पाया, वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। अब उन किसानों की ज़मीन की नीलामी प्रारंभ हो गई है और नीलामी से त्रस्त होकर किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। ये सरकार की वादा खिलाफी भी है और सरकार के माथे पर किसान विरोधी उनका रवैया सामने आ रहा है, उनके माथे पर कलंक भी है। राकेश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जो किसान को लेकर कर्ज माफी का भ्रम, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं, जो सरकार की तरफ से बोला गया था और अब देखा गया कि कर्ज माफी नहीं हुई और किसान ने आत्महत्या करने की बात कह दी है। देखो, कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो जमीन नीलाम हो रही है उसका गणित समझ में नहीं आया कि जमीन नीलाम कैसे कर देंगे। भाई 7 लाख रुपए का कर्जा और उसकी कई करोड़ रुपए की जमीन को आप नीलाम कर दोगे। आप नीलाम उसकी जो सर्किल रेट है, अगर नीलामी करनी आपको चाहिए अपने 7 लाख रुपए बैंक को, सरकार को 7 लाख रुपए का सर्किल रेट के हिसाब से आप उसकी जमीन ले सकते हो। जो उसकी पूरी जमीन है वो नीलाम नहीं हो सकती। हम जा रहे हैं, उस परिवार से मिलेंगे, शाम को कल अधिकारी से मिलेंगे। ना हम जमीन पर कब्जा होने देंगे और ना कि किसी किसान की जमीन नीलाम होगी। राकेश जी, लेकिन ये भी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि परिवार से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, उनसे सेटलमेंट की बात की गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इस वजह से जमीन नीलाम कर दी गई। मिल जाएगा उनको, अधिकारियों को जवाब मिल जाएगा, जवाब हम दे देंगे अधिकारियों को। मतलब उनकी आप पूरी जमीन नीलाम उससे कर सकते हो। आपके अगर 7 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है तो 7 लाख रुपए की सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से आप उसकी जमीन ले सकते हो। आप पूरी जमीन कैसे ले सकते हो? राकेश जी, सरकार की तरफ से भी ये देखा जा रहा है कि जो कर्ज माफी की बात कही गई, और अभी मेरी बातचीत हो रही थी उनके परिवार से ही, उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, इसीलिए हम निश्चिंत हो गए थे और हमने बैंक से समय मांगा था, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और ये नीलामी कर दी गई। तो आपका इस पे क्या कहना है? इस तरह की जो नीलामी होती है, बैंक कर्मचारी, सरकारी जो अधिकारी होते हैं वे, और जो एक जमीन लेने वाले होते हैं, सबकी मिली भगत से
सस्ते में किसानों की जमीन को नीलाम करते हैं। अब बात सिंचाई पानी पर संग्राम की। बीकानेर के खाजूवाला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के महापड़ाव का आज 13वां दिन है। मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई किसानों की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों की आस अब बीबीएमबी की होने वाली बैठक पर टिकी है। बीबीएमबी की बैठक होने के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। दरअसल किसानों ने कल 2 घंटे चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रशासन ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वार्ता में बात नहीं बनने पर किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और आंदोलन जारी रखने की घोषणा कर दी। इनके स्वागत के लिए आप जोर-जोर से नारे लगाइए। किसान एकता, किसान एकता। किसानों के साथ में, प्रशासन के साथ में, किसानों सभी किसानी जनप्रतिनिधियों के साथ में वार्ता हुई थी। उसके अंदर मैंने इनको बताया कि भाई राजस्थान का शेयर जो इस साल का अपने डैम में पानी की 21 सितंबर को जो उपलब्धता थी, उसके आधार पर हमारा 76% हमने पानी यूज में ले चुके हैं। 28 तारीख को प्रशासन कह रहा है कि बीबीएमबी की मीटिंग है, उसमें तय होगा कि राजस्थान का कितना शेयर बचा हुआ है। तो हमारा 28 तारीख तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमारा धरना जो है आगामी महापड़ाव होगा या हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कई महीनों से सैलरी नहीं मिलने से सफाई कर्मियों में आक्रोश है और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। अस्पताल में कार्य बहिष्कार से सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। वहीं उनका ये भी आरोप है कि उनके पीएफ में गड़बड़ी की जा रही है। कई घंटे बाद अस्पताल अधीक्षक के समझाने के बाद सभी सफाई कर्मी वापस काम पर लौट गए और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। ठेका हमने जून से चालू कर दिया था, दूसरे को पहले वाला भी गड़बड़ कर चल के भाग गया, उसका ठेका हमने निरस्त किया फिर बाद में, और उसका पेमेंट मेरे पास अभी पड़ा हुआ है और लेना नहीं आ रहा। उसके लिए पहले वाले के लिए मैं आज ही लेटर लिखूंगा पीएफ डिपार्टमेंट को, ताकि पीएफ डिपार्टमेंट कितना उसका होता है नहीं होता है, उसके बाद में उसको पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जाए कि ये कार्यवाही मैं करूँगा उसके पहले वाले के लिए, और उसको किसी भी तरह से बेदखल करें हम, ताकि वो कहीं काम नहीं ले सके। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत देखनी हो तो सिरोही के जनाना अस्पताल में चले आइए, जहां चूहे राज कर रहे हैं। वार्ड में कई चूहे हैं जो मरीजों के बिस्तर से लेकर उनके खाने के सामान पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वार्ड में भर्ती मरीज और उनके नवजात बच्चों के ऊपर भी दौड़ते नजर आते हैं। कई बार तो चूहे मरीजों की उंगली तक भी काट डालते हैं। चूहों के कारण लगातार संक्रमण का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। चूहों के लिए अभी 5-7 दिन पहले हमने दवाई डाली थी सही से, पर बाकी का रेट किलो अनुसार इतना ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। वापस दोबारा फिर आज फिर शाम को वापस फिर डलवाएंगे रात को। मेन समस्या ये है चूहों की, कि जो पैसे अटेंडर जो लोग होते हैं ना, जो खाना वाना खाते हैं, ये खाना खा के वही का वही डस्टबिन में ना डाल के उसको वही बाहर डाल दें, जिस वजह से चूहे आते हैं। जनाना अस्पताल में है, यहाँ पर सिरोही का सरकारी अस्पताल मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है। बताऊंगा मातृ शिशु कल्याण केंद्र है। जी हाँ, साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस प्रकार इसका नाम खुर्द-बुर्द हो चुका है, उनकी अव्यवस्था इस नाम से ही जाहिर हो रही है। यहाँ पर प्रसूताएं लगातार 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर आती है अपने इलाज के लिए, लेकिन वार्ड में अगर देखा जाए स्थिति और अव्यवस्थाएँ जो है खुलकर सामने आ रही है। प्रसूताएं जिस प्रकार बेड पर एडमिट होकर जो सोती हैं, उनके पास में बड़े बड़े चूहों का आतंक इतना है कि उनके खौफ के कारण वो सो नहीं पाती हैं, और कई बीमारियों का भी आतंक साफ तौर से नज़र आ रहा है। एक तरफ जो है महामारी, कोरोना जैसी महामारी को लेकर जो है यहाँ पर शासन प्रशासन कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की पोल जो है यह जनाना अस्पताल साफ तौर से खोलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो किसी प्रकार की कोविड की गाइडलाइन की वार्ड में पालना करवाई जा रही है,
यहाँ पर भी जैसे कई लोग बैठे हुए हैं बिना मास्क के बैठे हुए हैं, कोविड गाइडलाइन बिल्कुल की पालना नहीं करवाई जा रही, जिससे कहीं ना कहीं जो है संक्रमण का खतरा साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उच्च अधिकारी की बात करें तो उच्च अधिकारी जो है ट्रेनिंग का हवाला देकर इतनी कर रहे हैं। वहाँ अगर यहाँ पर नर्सिंग वार्ड की बात की जाए तो नर्सिंग कर्मी भी अपनी हर धर्मिता निभाए हुए हैं, बिल्कुल भी मरीजों की नहीं सुनते हैं। मरीज ने आप बीती न्यूज 18 के साथ में सुनाई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनियमितता का आलम लगातार यहाँ पर जारी है। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। अलवर के बानसूर में बसों में कोविड गाइडलाइन को ठीक से पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बसों में लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हैं। बसों में लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। यही नहीं, कुछ लोग बसों की छत पर बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर नियमों की दरकिनार कर ठूस कर लोगों को बैठा रहे हैं। खबर श्रीगंगानगर से, जहां वैक्सीनेशन के लिए बढ़ती कतार की कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 96% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, तो वहीं लगभग 70% लोगों के द्वारा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है। साथ ही हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे। श्रीगंगानगर जिले में 18 प्लस की जो फर्स्ट डोज है लगभग 96% लग गई है, सेकंड डोज लगभग 71% लग गई है, और जो बच्चों के लगने वाले था, जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लगना था, वो लगभग 43% लग गई है। आज की डेट तक हमारे पास वैक्सीन इनफ है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के वैक्सीनेट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 95% लोगों के द्वारा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली जा चुकी है। वहीं लगभग 68% लोगों के द्वारा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के टीनेजर्स में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। 45% टीनेजर्स ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। इस बीच जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने भी श्रीगंगानगर जिले में 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य 31 जनवरी तक रखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चिकित्सा विभाग के द्वारा अपने तय समय 31 जनवरी से पहले ही 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। इस बीच न्यूज 18 भी अपने उन सभी तमाम दर्शकों से अपील करता है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है, वे जल्द से जल्द अपने कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाएं, ताकि आप और आपके परिवार के साथ साथ समाज को भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की मार से बचाया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। जालौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर में नाले के अभाव में बर्बाद हो रहे 20 करोड़ की सरकारी संपत्ति के मामले में नगर परिषद हरकत में आया और करीब 2 करोड़ 50 लाख से 2 नालों के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किए हैं। आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान ने जालौर में लगातार 10 साल से यहां चारों तरफ गंदे पानी से घिरे होने की वजह से 120 से अधिक फ्लैट अलॉटमेंट से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गए। 7 से अधिक ऑफिस गिरने की कगार पर हैं, यानी 20 लाख रुपए के नाले के अभाव में 20 करोड़ से अधिक रुपए की सरकारी संपत्ति को पानी में बहा दी गई। खबर टोंक से, जहां की एसीबी टोंक यूनिट प्रभारी ने रिश्वतखोरों को चेतावनी दी है। टोंक में पहली बार एसीबी ने रिश्वतखोर लोक सेवकों और उनके सहयोगियों को खुली चेतावनी देते हुए यूनिट प्रभारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के करीब 10 रिश्वतखोर लोक सेवक एसीबी टोंक टीम के रडार पर हैं, जिनके खिलाफ पुख्ता शिकायत आते ही एक्शन लिया जाएगा। एसीबी मुख्यालय जयपुर द्वारा हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। उसमें ऐसे लोक सेवक जो संगठित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारे रडार पर रहेंगे। उनके विरुद्ध उनके जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके नंबर हम इंटरसेप्शन पे लेंगे और बड़े प्रभावी रूप से काम करेंगे हम उनके विरुद्ध जो संगठित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
बड़ी खबर, अलवर मामले की जांच तेज हो गई है। अलवर पहुंची एफएसएल की टीम, जांच के लिए जयपुर आई है टीम। केस से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एक्सीडेंट की संभावना की भी जांच की जा रही है। एफएसएल टीम ने गाड़ियों के लिए सैंपल लिए हैं। पुलिस वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है। तो अलवर मामले में जांच अब तेज हो गई है। एफएसएल की टीम अब पहुंच चुकी है। कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। एक्सीडेंट की संभावना पर भी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम गाड़ियों के लिए सैंपल ली है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब अलवर पहुंच चुकी है एफएसएल की टीम, क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? जी, इस पूरे मामले में अब जयपुर से एफएसएल और फॉरेंसिक की टीम, एक संयुक्त टीम गठित की गई है। वो अलवर पहुंचे हैं, जहां अरावली विहार थाने में सबसे पहले एसपी ने एसआईटी की टीम और एफएसएल के अधिकारियों की जो जयपुर से टीम आई है उनकी मीटिंग ली और मीटिंग के द्वारा उन्हें दिशा निर्देश किए गए कि किस तरीके से, किस एंगल पे जो जांच है वो करनी है। उसको देखते हुए उसके बाद एफएसएल की जो टीम है और फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो एक बस, जो लोक परिवहन बस है, उसको जब्त किया है। और एक जो निजी ऑनलाइन कंपनी का जो बाइक सवार है उसकी बाइक को जब्त किया है। उन बाइकों के भी सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल जो टीम है वो अरावली विहार थाने से निकल चुकी है, लेकिन अभी वहां मौके पर नहीं पहुंची है। कहां दूसरी जगह पर जांच कर रही है, ये अभी पुलिस की जो अधिकारी हैं वो कुछ बता नहीं रहे हैं। एसपी खुद अरावली विहार थाने में बैठी हुई है, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन एसपी अभी तक मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, वो बात नहीं कर रही है। मतलब राजेंद्र, अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने अभी तक नहीं आया है, जितनी भी जांच की जा रही है? जी, कल शाम को एसपी से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा कि अभी पुलिस कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, पुलिस की अभी जांच जारी है। पुलिस इस पूरे मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जब पुलिस कोई कंक्लूजन, कोई लास्ट निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि ये मामला है, उसके बाद मीडिया को बताएगी। राजेंद्र, आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है और साथ ही जो नाबालिग है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, नाबालिग का जयपुर में इलाज चल रहा है और अस्पताल में उसकी स्थिति में काफी सुधार अब बताया जा रहा है। उन्हें ओरल फूड जो है वो दिया जा रहा है और जो टीम है डॉक्टरों की वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही जा रहा है कि अभी नाबालिग जो है उसका ऑपरेशन के बाद उसे करीब से 15 से 20 दिन अभी अस्पताल में और रहना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो जांच की, पुलिस की जांच है, वो जो दायरा है एक पुलिस का, जो यूं कहें कि पुलिस जो एंगल पे चल रही है वो अब एक्सीडेंट वाला जो एंगल है वो सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस जब तक इस पूरे मामले पर बात नहीं करेगी और पूरे तथ्यों को नहीं बताएगी, तब तक कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक एक्सीडेंट में किस तरीके से एक ही पार्ट पर चोट लगती है और दूसरी जगह कहीं कुछ नहीं होता है। तो पुलिस जब तक इस पूरे मामले पर मुंह नहीं खुलेगी, कुछ बताएगी नहीं, तब तक ये कह पाना संभव नहीं है कि आखिरकार बालिका के साथ क्या हुआ है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद। तो अब तेज हो गई है पूरी जांच में, पुलिस वाहन चालकों के से पूछताछ कर रही है। और बता दें, वहीं पर एफएसएल की टीम ने गाड़ियों के सैंपल ले लिए हैं। एक्सीडेंट की संभावना की भी जांच की जा रही है। पुलिस वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है। लगातार अब इस मामले में तेजी लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके और स्पष्ट किया जा सके ये हादसा था या दरिंदगी थी। अलवर केस में पुलिस की थ्योरी पर सवाल, सिख समुदाय के लोगों ने सवाल उठाए हैं। पुलिस की थ्योरी पर समाज ने खड़े किए सवाल। हिट एंड रन की थ्योरी हमें नहीं पचती, बाइक की टक्कर से प्राइवेट पार्ट पर चोट कैसे? सिख समाज ने मामले की खुलासे की मांग की है।
को लेकर के एक तरफ पुलिस सीन रिक्रिएशन की तैयारी कर रही है और जो पुलिस की थ्योरी को लेकर के स्थानीय जो कुछ सर्व समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, यहाँ पर पहुंचे और इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी कोई थ्योरी को ये लोग नहीं मानते हैं। क्या सिचुएशन है, क्या सवाल है सर, क्या विरोध आपने किया है? आपने ये जो बाइक से टक्कर वाली थ्योरी को खारिज करते हुए कहा है कि ये पॉसिबल नहीं। सर ये जो बता रहे हैं कि अगर डिलीवरी बॉय डिलीवरी करके आता, इनकी बात को हम अगर 1%, 0.1% भी अगर मान लें कि अगर ये सच है इनका बताया हुआ, तो डिलीवरी बॉय जब डिलीवरी करके आ रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि शालीमार से आ रहा था। जब शालीमार से ही आ रहा था और बच्ची जब ये लोग दिखा रहे हैं कैमरों से कि नीचे की तरफ उतर रही है, जब नीचे की तरफ तो बट नेचुरल है कि उसका बैग उस लड़के की तरफ या उस डिलीवरी बॉय की तरफ होगा, जो भी ये बताना चाह रहे हैं। तो वो पीछे से उसको लड़की को टक्कर मारेगा। जब वो लड़की को टक्कर बैग से मारेगा तो बट नेचुरल है उसकी पीठ में या उसके हिप्स में कहीं ना कहीं चोट आनी चाहिए, जो कहीं भी दर्शाई नहीं गई है। जी, अभी आप यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, यहाँ पहुंच करके आपने भी चीजों को देखा, जो थ्योरी थी उसको देख करके आपका क्या अपना नजरिया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी कॉर्नर पे, इसके बावजूद इतने पत्थर होने के बाद डिलीवरी बॉय क्या इतने कोने पे चल रहा था? अगर डिलीवरी बॉय ने टक्कर मारी है, तो लड़की पहले नीचे सड़क पे गिरेगी या सीधा पुल के ऊपर जाएगी, और एक ही जगह पे वहां पे उसके खून लगेंगे। सड़क पे भी उसके खून गिरने चाहिए अगर टक्कर लगी है तो। और डिलीवरी बॉय का ये बयान है कि मैं रॉन्ग साइड था, शालीमार से डिलीवरी दे के आ रहा हूँ और उसके बाद मैं रॉन्ग साइड हूँ। तो शालीमार से अगर वो डिलीवरी दे के आ रहा है तो ये रॉन्ग साइड नहीं है, ये राइट साइड है। अगर वो शालीमार जा रहा होता तो ये रॉन्ग साइड होती। अगर उसने पीछे से बैक से अगर लड़की को टक्कर मारी है, लड़की को अगर पीछे बैक से टक्कर मारी है तो लड़की का गिरना तय है, गिरेगी वो इधर नहीं आगे, तो उसके मुंह पे चोट लगनी भी, मुंह पे भी चोट लग सकती है। पर उसके एक ही जगह पे चोट लगने का क्या मतलब है? ये जो रोज अपने पुलिस अपने बयान बदल रही है दबाव में आके, जिसने मेन मारा है या कुछ भी किया है, XYZ कुछ भी हुआ है, उसके आगे उसको क्लियर करे, कैमरे की रिकॉर्डिंगों को क्लियर करे, ना कि लोगों को गुमराह करे। जी बिल्कुल, ये स्थानीय सिख समाज के लोग हैं जो इसको लेकर के आज यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। तमाम जो पुलिस के तथ्य सामने रखे गए थे, उन तथ्यों को यहाँ पर देख करके इन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जो रोड हिट की है, हिट एंड रन की जो घटना की थ्योरी है, उसको खारिज करने की इन्होंने बात कही है कि जो तमाम घटनाएं ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लड़की को हिट किया गया तो वो रॉन्ग साइड नहीं था, वो यहाँ पर आ रहे थे, तो ऐसे जो गुप्तांगों में उसकी चोट लगी उसको लेकर के भी सवाल इन्होंने उठाया है। इन तमाम चीजों को लेकर के कहा है कि ये ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है जो यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। सिख समाज मामले को लेकर के आंदोलन को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली से लेकर के अलवर और स्थानीय उनके गांव में तमाम जगह ये बैठकें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ दिलाएं उस बालिका को जिसके साथ ये पूरा मामला पेश हुआ है और जो सच्चाई है वो सामने लाई जाए कि आखिरकार हकीकत में क्या हुआ था। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए अलवर से। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।